जो सुजानगढ़ ही नहीं हमारे पूरे प्रदेश के समाज के नेता थे, हमारी बुलंद आवाज थी और बहुत ही मजबूती के साथ में अपना काम करते थे। मैं उन बातों की पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता, भाई राजेंद्र बापू ने आपको डिटेल में उनके बारे में बताया है। तीसरा, चुनाव चल रहे हैं। हमारे समाज में एक बहुत बड़ी बीमारी है, जो भी आएगा सबसे पहले कहेगा राजनीति मत करना आप। अरे भाई, तुम्हें राजनीति में आगे आने कौन दे रहा है? ये बताओ, किसने न्योता दिया कि तुम राजनीति में आगे आओ? राजनीति करने वाली कर रहे हैं, कोई पद खाली पड़ा है क्या? सरपंच का, डायरेक्टर का, कोई एमएलए का, कि भाई आपको नोहरे निकाल रहे हैं कि आप राजनीति करो। ये सबसे बड़ा हमारा भोलापन। मैंने कल एक घर में फोटो देखा, भाषण तो मैं बाद में शुरू करूंगा। बाबा साहब का जो फोटो है, बहुत चालाक लोग हैं इस देश में, सदियों तक आपको यूं नहीं रखा बस्तियों से बाहर, वो बहुत होशियार थे। तो उसमें अंगुली जो यूं थी बाबा साहब की, कांटीवाल जी चले गए क्या? कांटीवाल जी चले गए? वो बाबा साहब की अंगुली यूं है फोटो में, उनका इशारा है कि पार्लियामेंट की तरफ जाओ, तुम्हारी औलाद जब राज में जाएगी, शासक बनेगी, जब आपका भला होगा। मैंने कल एक घर में फोटो देखा, वो अंगुली यूं की हुई है, देखा है ना? ये देख लो, ये अभी अंगुली, ये अंगुली किसी षड्यंत्रकारियों ने, जो सदियों से हमें गुलाम बना के रख रहे हैं। तो मैंने कल बैठे बैठे उनको पूछ लिया, गांव वालों को, कि भाई इस अंगुली का मतलब क्या है? तो एक सीधा आदमी, अपन तो सीधे हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं, दुनिया जानती है, खड़ा होकर बोला कि भाई बाबा साहब कह गया कि ऊपर वाले जाने। अरे तू ऊपर वाले भरोसे तो डूबेड़ा बैठा। आगे समझ में बात? ये अंगुली क्या इशारा कर रही है? ऊपर वालों जाने, ऊपर वाले काम तो करो आप, सही करो यार, शूद्र बनाया यार, मजा करो बस, है जम्मा जाकर लगा और लोग लाभ से खाओ और आनंद लो। तो ये जो अंगुली है, ये अंगुली आगे से ऐसा पैम्पलेट मत लगाना आपको, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अंगुली वो है, आप समझ में आ गई बात? ऐसा कभी भी पोस्टर मत लाओ जिसमें बाबा साहब की एक दूसरा मेघवाल खड़ा होकर बैठा, वो जागरण वागण में जाता है। उसने कहा बाकी को रखो, मैं को फिर ही ठीक बोले। लेकिन ये अंगुली बिल्कुल गलत है। ये बदमाश लोगों ने षड्यंत्रपूर्ण तरीके से आपकी अंगुली यूं कर दी, और बाबा साहब की अंगुली है। और पीछे पार्लियामेंट का फोटो होगा, इसके पीछे पार्लियामेंट का फोटो नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट इधर बराबर में बना करके अंगुली उस तरफ की हुई है, मतलब पार्लियामेंट की तरफ जाओ जब समाज का भला होगा। अब समझ गए ना बात, मूल बात? जो बहुत बड़ी मिस्टेक अपने ये फोटो में चल पड़ी ना, कि अपन भी लगाने लग गए ऐसा। आगे से अपने किसी भी प्रोग्राम में या किसी भी घर में है तो उसको हटा करके और दूसरा लगाओ। अब मैं मेरी बात शुरू करता हूं। आदरणीय शिमला जी नायक, जो आपको बहुत अच्छी बात कही नशे की, शिक्षा के बारे में। शिक्षा के बारे में ये इसलिए कहने के काबिल है कि इनके जो पति देव है हमारे बीकानेर में एडीजे पद पर है। आप समझे बात को? इनका ताली बजा के आप स्वागत करो। न्यायालयों में हमारे जज बहुत कम है, और इनके जो हस्बैंड है वो वहां एडीजे है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। इसलिए ये बात जो कह रहे हैं शिक्षा की, उस पर आप गौर करो। दूसरा, हमारे सिंगल साहब है जो प्रधान रहे सादुलपुर से, और राजेंद्र जी बापू ने अपनी बात कही। कांटीवाल जी अब चले गए, वो भी मेघवाल परिषद के प्रदेश अध्यक्ष है। तो मैं अब सबके नाम बोलूंगा तो आप तो या तो नाम लिख के दे दो। तो सम्मानित मंच रमेश जी बैठे, हमारे युवा। आपका बहन जी क्या नाम है? कहाँ के? गंगानगर से पधारे, आपके साथ आए? अच्छा ठीक। अच्छा, बालूराम जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। इन्होंने मुझे कहा था कि मैं इस तरह से बड़ा प्रोग्राम करूंगा जयंती के दिन, और इन्होंने प्रोग्राम किया। दूसरा एक धन्यवाद इनको और है कि अभी तक सुजानगढ़ में बाबा साहब की मूर्ति नहीं है। इन्होंने अपने गांव में मूर्ति लगा के संदेश दिया। इनके लिए भी जोर से ताली बजाओ आप। और ये अच्छी बात है कि इनका उद्घाटन मास्टर जी ने किया।
तो मैं भाषण से पहले भी दो बात कह दूं, क्योंकि महिलाएं मेरे ख्याल में परेशान हो रहे हो, मैं 10-20 मिनट लूंगा। आज अपन घोषणा करते हैं एक बात की कि आने वाले समय में सुजानगढ़ में एक तो भीमराव अंबेडकर साहब की हम मूर्ति लगाएंगे, सब ताली बजा के आप स्वागत करें। एक मूर्ति हम लगाएंगे जो हमारे दिवंगत बोल्ड नेता थे, मजबूत नेता थे, जो 80 से लगा के आज तक यहाँ लीडरशिप दी समाज को, पूरे राजस्थान के नेता थे। उनको राहुल गांधी जी भी डायरेक्ट बुला के बात करते थे, आदरणीय भंवरलाल जी। दोनों की मूर्ति हम आने वाले समय में सुजानगढ़ लगाएंगे। इस मिशन में आपको सम्मिलित होना है बालूराम जी, और अपन जगह वगैरह जो भी चौराहे हैं वो सरकार उसमें अनुमति देती है। संभागीय आयुक्त उस मूर्ति को स्वीकार देता है शहर के अंदर, यहाँ पंचायत देती है वहां, और अपने मोहल्ले में लगाने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। तो आप दोनों बातों में सहमत हो कि बाबा साहब और भंवरलाल जी दोनों हाथ खड़े करके अब मैं दो नारे दूंगा, जय भीम, जय भीम। नारा जोर से लगना चाहिए, जय भीम, जय भीम। हाँ, ये थोड़ा करंट रहना चाहिए। जैसे खंबा होता है ना लाइट का, उसके ऊपर लिखा होता है अनटचेबल, कोई टच मत करो। जिस दिन इस देश का अछूत अपने ऊपर लिख लेना अनटचेबल, मेरे कोई छूना मत, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। हम क्या ढीले हैं, तो आपके सब ठीक हो जाएगा। फिर अंदर करंट होना चाहिए। तो मैं आज इस बात की मेरे को बड़ी खुशी है कि इस चुनाव के बीच में ही बाबा साहब की जयंती आ गई। मैंने 11 तारीख को राजलदेसर और एक गांव आगे और है कोटवाद ताल, कोटवाद ताल जो सादुलपुर के पास में है, 2 जगह मैंने बाबा साहब की जबरदस्त अच्छी मूर्तियां उन लोगों ने लगाई। मुझे खाली फोन पे समय मांगा और वहां अच्छी संख्या में लोग थे, नौजवान थे, जय भीम के नारे लगा रहे थे, और मैं और राजेंद्र जी भी मेरे साथ थे। हमने दोनों ने वहां बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण किया। तो वहां के कार्यकर्ताओं के लिए भी एक बार आप जोर से ताली बजा के उनका भी स्वागत करो, क्योंकि हमें ऐसे कार्यकर्ता चाहिए। खाली जय भीम बोलने से काम नहीं चलेगा। अगर हम बाबा साहब के बताए रास्ते पे नहीं चलेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो अब मैं मेरी बात शुरू करता हूं। साथियों, बाबा साहब का जन्म, ये पुस्तक भी पढ़ी है, 14 अप्रैल 1891 में हुआ। आप सबको पता है उस टाइम देश गुलाम था। बाबा साहब यहां जब स्कूल में गए तो उनको क्लास से बाहर बिठा के पढ़ाया जाता था कि तू तो अछूत है। अंग्रेजों का राज था इस देश में, उसको अछूत समझ करके और स्कूल के बाहर दरवाजे के साइड में बिठा के पढ़ाया जाता था। बाबा साहब एक पहली क्लास की, दूसरी की, 6ठी 7वीं की, 8वीं की। चूंकि एक अंग्रेजी में कहावत है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। आदमी का बचपन ही आदमी का पिता होता है। आदमी के जो गुण हैं वो बचपन में दिखने लग जाते हैं कि ये आदमी आगे जाके क्या करेगा। और आप कहवा भी आनी कि भाई पुत्र पग तो पालने में दिख जाए। तो बाबा साहब एक बहुत विलक्षण बुद्धि के धनी थे, इंटेलिजेंट, एक्स्ट्रा बुद्धि, शरीर में एकदम मजबूत, क्योंकि उनके पिताजी आरएसी में हवलदार थे। इनको स्कूल में डाल दिया। स्कूलें बहुत कम हुआ करती थी। आपको भी बताया, आजादी से पहले हमारे देश में स्कूलें बहुत कम थी। यूनिवर्सिटी लॉ करना ये तो था ही नहीं। लॉ करने के लिए लोग बाहर जाते थे। बाबा साहब ने जब 10वीं 11वीं की और वो एक्स्ट्रा बुद्धिमान थे, बहुत विद्वान थे बचपन से ही, तो गायकवाड़ साहू जी ने उनसे उन्होंने कोई दिया होगा, सूचना दी होगी भी कोई बच्चा पढ़ना चाहता है वो बाहर जाए तो मैं स्कॉलरशिप दूंगा। साहू जी ने स्कॉलरशिप दी और साथ में यह तय किया कि बाबा साहब जब अंबेडकर जी पढ़ के आएंगे वापस, हमारे यहाँ आपको नौकरी करनी पड़ेगी। वो बाहर चले गए पढ़ने के लिए। अपने जीवन काल में 32 डिग्रियां ली, जो आज तक हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं है। हमारे बच्चे तो 12वीं 14वीं जाते जाते थक जाते हैं और घर वाले भी थक जाते हैं।
मैं उनका इतिहास इसलिए बता रहा हूं कि जितने लोग आए हैं, अगर आप बाबा साहब के बताए रास्ते पे चलोगे, अगर उनके जीवन से सीख लोगे, अगर 10 लड़के भी निकल गए, उनको कोई कलेक्टर बनने से रोक नहीं सकता। ये मैं इसलिए बात कहना चाहता हूं। बाबा साहब एक छोटी क्लास में थे, उनके साथ छुआछूत हुई, इंटेलिजेंट थे। एक दिन वो बोर्ड पे पढ़ाने लगे। पहले स्कूलों में मास्टर नहीं थे। मुझे याद है, मैं जब 7वीं में पढ़ता था तो 6ठी क्लास को हमें पढ़ानी पड़ती थी, क्योंकि 8वीं में पूरी स्कूल में एक मास्टर था, एक मास्टर नहीं थी। तो जो इंटेलिजेंट बच्चे थे उनको पढ़ाने के लिए सौंप देते थे। मैंने भी 10वीं में फर्स्ट डिवीजन लिया था, इसलिए बाबा साहब तो हमसे 100 गुना आगे थे। जब वो बोर्ड पे पढ़ाने लगे, बोर्ड के पीछे लोगों के टिफिन पड़े थे। अब वो टिफिन किसके थे आप समझ गए होंगे। तो उन लड़कों ने कहा, मास्टर जी हमारे टिफिन भिंडी जाएंगे, अछूत बच्चा पढ़ा रहा है। तो बाबा साहब को बीच में बिठा दिया। आप बात समझिए कि कितनी हालत खराब थी उस वक्त जब बाबा साहब पढ़ रहे थे। और ये आपने देखिए जितने बुजुर्ग बैठे, छाया से भी दूर भागते थे, पानी पीना, बराबर बैठना, मंच पर बैठना, वो तो एक अलग बात थी। मुझे याद है, मैं बचपन में पहली में पढ़ता था, आज भी मुझे याद है उस वक्त में छुआछूत थी। अगर आप ये सोचोगे कि बाबा साहब ने कानून बना दिया और छुआछूत, मैं दावा कर रहा हूं, कोई नाराज हो तो हो, लेकिन आज भी इस देश में गांव में छुआछूत जारी है। इसलिए मैंने विधानसभा में कहा है कि भारत एक ऐसा देश है जहां पैदा होते ही अछूत हो जाता है। कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात। मैंने उनको चेताते हुए कहा है, ये धर्म के ठेकेदारों, ये देश के शासन चलाने वाले लोगों, आपके ऊपर कलंक है। जब विदेश में वहां जाति नहीं है, वहां योग्यता की पूछ। इसलिए साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाबा साहब के जीवन को पढ़ने का काम करें। कांग्रेस राज में जब शैलजा मंत्री थी, उसने 20 वॉल्यूम निकाले। अगर वो 20 वॉल्यूम पढ़ लोगे, आपका बच्चा अफसर बनने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मैं बाबा साहब के ऊपर बोल रहा हूं। और आपको बता, बाबा साहब पढ़े कोलंबिया यूनिवर्सिटी, यहां से स्कॉलरशिप से पढ़े। और जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी का अभी 300 साल का ओबामा ने सर्वे करवाया, जो राष्ट्रपति था, सर्वे कराने पे पता लगा, उन्होंने सर्वे ये कराया कि 300 साल में इंटेलिजेंट स्टूडेंट कौन था। तो सर्वे में निकल के आया कि इंडिया का आया हुआ स्टूडेंट डॉक्टर अंबेडकर था, जो सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट था। ओबामा ने ऐलान किया, क्योंकि मैंने कहा ना भाई योग्यता की पूछ है, जाति की पूछ नहीं है। वहां ऐलान किया कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी के आगे उसने बड़ी प्रतिमा लगाई, जिस तरह से अपने बाबा साहब की लगाई है। तो वहां तो कोई मुकाबला ही नहीं है, पैसे वैसे का अंदाज नहीं है। बड़ी प्रतिमा लगाई और लगा के लिखा गया उसके ऊपर, सिंबल ऑफ द नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक, उसका नाम है डॉक्टर अम्बेडकर। ये बहुत गहरा शब्द है, ज्ञान का प्रतीक। मतलब उनको देखते ही लोगों में ज्ञान आने लग जाता है। लेकिन हमने उनका रास्ता पकड़ा नहीं। अभी भी हम परंपराओं में जी रहे हैं। ओबामा ने कहा था कि अगर डॉक्टर अम्बेडकर अमेरिका में पैदा होता तो हम इसको लिखते उगता हुआ उदय सूर्य। जब सूर्य उदय होता है तो उसमें तेज होता है, बच्चा जवान होता है तो उसमें तेज होता है। उसी प्रकार उन्होंने कहा कि बाबा साहब उगता हुआ सूर्य था, लेकिन यहां आते ही हमारी अनुसूचित का नेता बना दिया। जगह जगह मूर्तियां तोड़ रहे हैं कि अम्बेडकर तो मेघवालों का है, अम्बेडकर तो नायकों का है, ये शेड्यूल कास्ट को बिगाड़ गया। क्योंकि ये देश इसी कारण हजारों साल गुलाम रहा। ये जातियों में बंटा हुआ देश, वर्ण व्यवस्था का देश है। आपको पता है 400 वर्ण व्यवस्था थी, आप भूल गए। सबसे ऊपर ब्राह्मण, ये मेरी अंगुली दिख रही है ना, ये इस तरह की खड़ी लाइन है, ध्यान रख लेना। बाबा साहब ने क्या कहा, मैं उनकी कही हुई बात कह रहा हूं। बाबा साहब ने कहा वो सबसे ऊपर ब्राह्मण, दूसरे नंबर पे क्षत्रिय, तीसरे नंबर पर वैश्य जो व्यापार करेंगे, और चौथे नंबर पे शूद्र। अब तीनों का भार हमारे ऊपर है, हमारा काम सौंप दिया, आप तो हमारी सेवा करो तीनों वर्णों की। अब तीनों के भार से लदे हुए। तो बाबा साहब ने कहा
इस खड़ी लाइन को पड़ी लाइन कर दो, समानता का दर्जा दे दो, इस देश का विकास हो जाएगा। लेकिन साथियों, हो क्या रहा है? मैं आपको पुरानी याद दिलाऊं कि जब संविधान बनाने की बात आई, अंग्रेज एक ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए और यहाँ के नेता गए अमेरिका, इंग्लैंड में कि भाई हम संविधान कैसा बनाए, राजतंत्र का बनाए, राजाओं का राज ठीक था या प्रजातंत्र वाले का काम करें। उस वक्त में बाबा साहब विश्व में 6 विद्वान थे, उसमें एक इब्राहिम लिंकन भी था, कार्ल मार्क्स भी था। उन 6 विद्वानों में विश्व के जहां कंपटीशन होता है, 6 विद्वानों में, 1 मिनट चाय बंद कर दे भैया, चाय पी लेंगे यार, दिन भर पीते हैं क्या तुम लेके आए। 6 विद्वानों में नाम किसका आया? डॉक्टर अंबेडकर का। 6 विद्वान। बात को समझना कि आपका पिता, आप उनके वंशज हो, क्योंकि जो पीढ़ी अपना इतिहास नहीं जानती वो राज नहीं कर सकती। आपको पता है बाबा साहब क्या लिख के गए आपकी पुस्तकों में? वो लिख के गए कि आप यहाँ के मूल निवासी थे, आप यहाँ के राजा थे, आप आर्यों से हार गए और हारने के बाद आपको पता है उसको गुलाम बनना पड़ता है, हमें गुलाम बना दिया। तो गुलामी का इतिहास तो हमें याद है, लेकिन उससे पहले का इतिहास याद नहीं है कि आप राजा महाराजा थे। और डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में आपको आरक्षण देकर, समानता का दर्जा देकर, स्वतंत्रता का दर्जा देकर बराबर का दर्जा दे दिया कि आज के बाद आप नीचे व्यक्ति नहीं हो, सब समाज बराबर के हैं। पर हमने उसको पढ़ा नहीं है, हम सपने में घूम रहे हैं, परंपराओं में चल रहे हैं कि साहब अरे बराबर ना बैठो, हमारा तो बाप दादा नीचे बैठते। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप समझते जाना। जहां भी जाते हैं डर के बैठेंगे कि टोक नहीं देगा, कोई कह नहीं दे, यूं कर करके, और जो आपकी बहादुरी थी वो सारी की सारी कमजोर हो गई। इसलिए बाबा साहब ने एक श्लोक में कहा है कि कायर आदमी एक दिन में 100 बार मरता है और बहादुर आदमी जिंदगी में 1 बार मरता है। अब आपको अगर बहादुर बनना है तो शेर की तरह बनो, और कायर बनना है तो जगह जगह जमीर मारने वाली बात है। इसलिए बाबा साहब ने यह भी कहा है कि बलि हमेशा बकरे की चढ़ती है, शेर की कभी बलि नहीं चढ़ती, इसलिए शेर बन के जियो आप। और इस देश में मतदाता शेर है। जो आदमी अपने वोट के अधिकार को समझता है वो सबसे मजबूत है। इसलिए साथियों, जब संविधान बनाने की बात आई तो सभी दूसरे नेताओं ने कहा, बाहर के नेताओं ने, चाहे वो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, कहा कि डॉक्टर अंबेडकर आपके बीच में बैठे हैं, आप संविधान बनाने का काम उनको सौंप दीजिए। जब बाबा साहब को संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया, आजादी की लड़ाई चल रही थी उससे पहले, तो बाबा साहब ने पता है आपको क्या कहा, लेकिन आप तो पढ़ोगे नहीं, उनकी किताबें पढ़ोगे नहीं, घर में नहीं मिलेगी। बाबा साहब ने कहा कि अगर आजादी मिलती है, लेकिन अगर अनुसूचित जाति को बराबर का दर्जा नहीं देते हो, आप अगर आरक्षण नहीं देते हो, हमारे आजादी काम की नहीं है। इसलिए आरक्षण का क्लोज डालना पड़ा। 1921 और 32 में गोलमेज सम्मेलन चल रहे थे, उस टाइम संविधान का फैसला हो रहा था, क्लोज जोड़े जा रहे थे। तो रमाबाई ने फोन किया कि बाबा साहब राजरतन बीमार है, एक बच्ची भी थी वो भी घर में बीमार है, और आप कहां घूम रहे हो? तो बाबा साहब ने कहा रमाबाई, क्योंकि 1935 में उनकी मौत हो गई, कि रमाबाई अगर मैं आज गोलमेज सम्मेलन में नहीं गया तो मेरे मन में जो एक सपना है कि आने वाले समय में मेरी औलाद राज करे, मेरी औलाद स्वतंत्रता से रहे, मेरी औलाद IAS बने, वो मेरा सपना टूट जाएगा। इसलिए चाहे राजरत्न अनाथ, चाहे इलाज के अभाव में खत्म हो रहा हो, लेकिन मैं वहां नहीं गया तो करोड़ों बच्चे मेरे अनाथ हो जाएंगे। आप उस बात का अर्थ समझो। अगर बाबा साहब गोलमेज सम्मेलन में नहीं जाते तो आज गोविंद चौहान MLA नहीं होता, आज भंवरलाल जी मेघवाल MLA नहीं होते, मेघवाल समाज के, अनुसूचित समाज के लोग पार्लियामेंट में नहीं पहुंचते, और आज जज बना बैठे हमारे शिमला जी के हस्बैंड, वो जज नहीं बनते, इसलिए वो सम्मेलनों में फैसले हो रहे थे। आप बात समझ रहे हो मेरी? इसलिए उन्होंने कहा था कि हमारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। फिर रमाबाई को समझाया वापस आकर कि मैं आज बहुत बड़ा काम कर आया हूं, मैं मेरी लड़ाई जीत गया हूं। तो जब संविधान बनने लगा तो बाबा साहब जब संविधान बना के बाहर निकले तो मुस्कुराए
खुश हुए कि आज संविधान लागू हो गया, सबको बराबर का दर्जा मिल गया। तो एक चतुर्वेदी जी आ गए, उन्होंने कहा बाबू साहब बहुत मुस्कुरा रहे हो, हाँ आज संविधान लागू हो गया, मेरा दलित समाज जो पशुओं की तरह बाहर रह रहा था आज उसको वोट का अधिकार मिल गया, शिक्षा का अधिकार मिल गया, बड़े अफसर बनेंगे, बड़े नेता बनेंगे, राज करेंगे। तो चतुर्वेदी ने क्या कहा पता है हंसकर? उसने कहा बाबा साहब इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, हमारे वाले लोग बहुत चतुर हैं, कोई पौवे में खरीद लेंगे, कोई 2000 रुपए देकर वोट खरीद लेंगे, कोई ड्रा करके खरीद लेंगे। आप या क्या इतने खुश हो रहे हो? तो बाबा साहब ने पलट के एक बात कही कि मैं मानता हूं तुम खरीद लोगे, लेकिन जिस दिन वो वोट की कीमत समझ गए तुम एक एक वोट के लिए उनके दरवाजे पे खड़े रहते रहोगे। अब वो दिन कब आएगा वो आपके ऊपर है। जिस दिन आपका वोट आप जागरूकता से डालने लग जाओगे, अपनी महिलाओं को समझाओगे, इनको बराबर का दर्जा देंगे, तो बाबा साहब की इच्छा थी, उस दिन फिर आपका वोट बहुत भारी हो जाएगा। अभी नहीं है। इसलिए वो जो उनकी हंसी थी ना, आज अगर वो दुनिया में होते तो अपनों को देख देख के पछताते। हमारे नेता बिक रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता बिक रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, नेता किसी को मानने को तैयार नहीं है, किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। वो जय भीम यूं बोलते हैं जैसे कल ही बाबा साहब को इन्होंने पैदा किया है, लेकिन उनको पता नहीं है कि जब तुम लोग तो दुनिया में नहीं थे तो बाबा साहब उस वक्त पता नहीं क्या क्या कर गए। और बाबा साहब ने एक बात कही थी कि या तो दुनिया में ऐसा कर दो कि मरने के बाद लोग मूर्तियां लगाए, और या फिर ऐसा लिख दो कि मरने के बाद भी लोग पढ़ पढ़ कर विद्वान बने। इसलिए उन्होंने पुस्तकें लिखी आपके लिए, क्योंकि एक बार रात्रि को वो पढ़ रहे थे तो पहले नेहरू जी के पास गए कोई पत्रकार, नेहरू जी 10 बजे सो गए। दूसरे बार गांधी जी के पास गए तो गांधी जी भी सो गए। जब बाबा साहब के पास में गए तो बाबा साहब रात्रि को 2 बजे तक जग रहे हैं। जब बाबा साहब से पूछा कि बाबा साहब सारे सो रहे हैं, आप क्यों जग रहे हो? तो बाबा साहब ने एक सटीक सा जवाब दिया कि वो इसलिए सो रहे हैं कि उनका समाज जगा हुआ है, मैं इसलिए जग रहा हूं कि मेरा समाज सोया हुआ है। जिस दिन मेरा समाज जग जाएगा उस दिन फिर मुझे रात्रि को 2-3 बजे तक बैठने की जरूरत नहीं है। इसलिए भीमपुत्रों, आप ईमानदारी से सोचो कि कितना संविधान को पढ़ा आपने, बाबा साहब की कितनी पुस्तकें पढ़ी, कितने बाबा संविधान के पढ़ करके आगे प्रचार किया। और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके बारे में भी मैं कहना चाहूंगा कि बाबा साहब ने 51 आदमी अमेरिका भेजो कि वहां से विद्वान बन करके आएंगे, मेरी तरह समाज को दिशा देंगे। वहां जब वो गए तो उन्होंने देखा वहां जाति नहीं है, सब लोग बराबर का सम्मान है, इज्जत देते हैं। वही शादियां कर ली और 51 में से 49 आदमी वही बस गए। वहां के लारो छूटो भी छुआछूत हो, 2 आदमी बच आया। तो पढ़े लिखों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने बंगला बना लिया, कार हो गई, बच्चों को पढ़ा लिया, आरक्षण में नौकरी लग गई, लेकिन अगर आप समाज के लिए काम नहीं कर रहे हो जगाने का, तो फिर वो बाबा साहब के प्रति आप न्याय नहीं कर रहे। इसलिए मैं पढ़े लिखे जो भी नौजवान है, जो भी हमारे अधिकारी हैं, जो भी रिटायर्ड है, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि समाज में सामाजिक क्रांति लाने का काम करो। और बाबा साहब ने अपनी पुस्तक में एक बात और लिखी है, मैं विधानसभा में बोला हूं कि जब तक हमारा सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन नहीं आएगा, हमारे पास बंगले नहीं होंगे, गाड़ी नहीं होगी, जमीन नहीं होगी, परिवर्तन नहीं आ सकता। समाज में बराबर का दर्जा, उसके मेरा अभियान है। और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी अगर आप कहीं जाकर अछूतपन की दृष्टि से बैठते हो, 2 टेंट लगा करके खाना बनता है, एक टेंट दूसरी जाति का, एक टेंट हमारे अनुजाति का। एक बार आपकी ये वसुंधरा जी आई थी हमारे काकड़ा में, मैं नोखा में पहले एमएलए था, लेकिन ये बात मैं ये 10-12 की कर रहा हूं। और वहां देखा 2 टेंट लगे हुए हमारे कार्यकर्ता के, एक में लिखा हुआ बेकवाल सांसी नायक और एक में सवर्ण जाति। एक ऐसा भी अनुजाति का व्यक्ति शादी कर रहा है, वो भी 2 टेंट लगाए बैठा है। अब आप कहां आजादी की बात करोगे?
इसलिए आप बात को समझना। चुनाव का समय मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर भंवरलाल जी के रास्ते पर चलना चाहते हो, यदि डॉक्टर अंबेडकर के रास्ते पर चलना चाहते हो, जहां भी आपको नीचा समझे वहां से कह दो भैया खाना खा के आया हूं, आगे मेघवाल के घर खा लूंगा, गाय के घर खा लूंगा, लेकिन जूती की जगह बैठ के खाना नहीं खाऊंगा। उस दिन क्रांति आएगी। आज आप देखिए दिल्ली की तरफ किसान बैठा है 150 दिनों से। मैं उनकी मांग को नमन करता हूं, उनके पिताओं को नमन करता हूं कि ऐसी औलादें पेश की वहां महिलाएं बैठी 150 दिनों से, महिलाएं गुजर, और वो गवर्नमेंट हिली हुई है दिल्ली की। ये जो दो ठग बैठे हैं ना गुजरात के, एक अमित शाह और एक नरेंद्र मोदी, आपको पता है इनके बाद में आने के बाद क्या हालत हुई है। आपकी सरकारी कंपनियां सारी बेच दी, क्योंकि ये आरक्षण विरोधी लोग हैं। इनका भी थोड़ा सा इतिहास बता दूं, जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो ये आरएसएस के लोग हैं। ये जो हाफ पैंट पहन के डांगे लेकर के देखा है कभी फोटो, ये सब प्रजातंत्र के विरोधी लोग हैं। जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो सबसे पहला कांड याद दिलाऊं, 47 में आजादी हुई 15 अगस्त, 30 जनवरी 1948 को जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे महात्मा गांधी, उनको गोली मारने का काम किया था नाथूराम ने। 47 में आजादी, 48 में आजादी की लड़ाई लड़ने वालों को गोली। और जो अंग्रेजों के विरुद्ध में कांग्रेस के अन्य सुभाष चंद्र बोस, आपका भगत सिंह, जितने भी लोग लड़ते थे ये सूचना देने का काम करते थे। ये अंग्रेजों के मुखबिर थे और आज दिल्ली में काबिज होकर बैठ गए, पूरे देश में दंगा फैला रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भारतीय दंगा पार्टी है। अगर हमारा नौजवान नहीं समझेगा, आने वाले समय में नौकरियां खत्म हो जाएगी। इन्होंने रेलवे बेच दिया, इन्होंने LIC बेच दी, ये BSNL बेच दिया, जियो धनाधन लिया है। जियो धनाधन आपको इसलिए दिया था कि अड्डानी और अब्बानी ने आपकी ID ली और उस ID से इन्होंने नोटबंदी में रुपए निकाले। नोटबंदी करने से सबसे बड़ा घाटा जो हुआ वो मजदूर को हुआ। बैंकों की लाइन में 400 व्यक्ति मर गए। वो कौन थे? वो दलित थे, वो मजदूर थे, वो किसान थे। इनके अमीर एक भी आदमी नहीं था, इनके पास में पैसे की कोई कमी नहीं थी। और ये नरेंद्र मोदी जो अपनी पत्नी को रोटी नहीं दे सका, जो अपने घर से निकाल दिया और मुसलमानों की 3 तलाक की बात कर रहा है, इसको शर्म आनी चाहिए कि जो आदमी अपनी पत्नी को नहीं बचा सकता, आज तक उसको तलाक नहीं दिया, और तू 3 तलाक देकर के न्याय दिलाएगा मुसलमान महिलाओं को? ये डोंगी है, ये बदमाश लोग हैं। सन्यासी किसको कहते हो आप? आदित्यनाथ सन्यासी है, कपड़े देखे हैं आपने? और भाषण क्या देते हैं कि एक समाज के महिलाओं से जो मर जाए, कब्र में चली जाए, तो भी आप गलत काम करो। ये भाषण है। और ये मंदिर में था, आज मुख्यमंत्री बन गया। जितने साधु थे वो सारे के सारे बीजेपी में MP बन गए। आपको तो कहते हैं मंदिर का चंदा दो, मंदिर बनाएंगे, और मंदिरों वालों को लाला के मुख्यमंत्री बना रहे। इसलिए कबीर ने कहा था, जो बाबा साहब के गुरु थे, पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। और भजन आप सब गाते हो लेकिन चलते नहीं हो। पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते आटे की चक्की भली पीस खाए संसार। लेकिन हमारी तो आदत पड़ी हुई है पत्थर पूजने की। मेरे पर एक बार बीजेपी राज्य में 10 मुकदमे कर दिए। एक मंदिर में मेघवाल गया, उसके साथ पिटाई हुई। मैंने अपने भाषण में इतना ही कहा कि जिस मंदिर में छुआछूत होती है वहां मत जाओ। तुम अंबेडकर की पुस्तकें पढ़ो, अंधविश्वास में कुछ नहीं है। तो साहब उन्होंने कहा हमारे तो देवी देवताओं को गालियां निकाल रहा है। 10 मुकदमे हो गए। मैंने 20,000 दलितों को इकट्ठा किया, रैलियां की, फिर भी नहीं माने। मैंने कहा चलान करो, हथकड़ी डालो। मैं जेल गया। अभी जब CM बने, अशोक गहलोत सरकार बनी, वो मुकदमे फुकदमे सारे वापस हट गए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बाबा साहब के संविधान को पढ़ो। अगर आप अपराध नहीं करोगे तो मैं आज जिम्मेवारी लेके जा रहा हूं। कोई भी झूठा मुकदमा लगाओ, गोविंद चौहान तुम्हारा भाई विधानसभा में जाता है, मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, झूठा चलान नहीं होने दूंगा। ये जो शख्सियत आपके सामने खड़ा है, आपका बेटा, मेरे पर 302 के झूठे किए, 376 के इन्होंने झूठे किए, पता नहीं 20 मुकदमे किए। जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, मैं कभी भी घबराया नहीं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करने के लिए आया हूं।
मैं खाली कोई जयंती मनाने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपको कहने आया हूं कि भीम सैनिकों, देश तुम्हारा है। दिल बड़ा वही बादशाह होता है, अंदर से कमजोर रहोगे, बंटे हुए रहोगे तो इस देश में कोई नहीं पूछेगा। अगर आप लोगों के पैर पकड़ोगे, लोग लात मारेंगे। आप बहादुर बन के जियो, आप अम्बेडकर की औलाद हो, आपके दादा परदादा पहले राजा महाराजा होते थे, उनकी औलाद हो। आप युद्ध में हारने की वजह से आपको गुलाम बना लिया गया, लेकिन संविधान ने आपको स्वतंत्र बना दिया। अब सत्ता में आप भागीदार हो, लेकिन आप अगर जाके डर के बोलो ही नहीं तो उनकी गलती है, आपकी गलती नहीं है। जो चुन के जा रहे हैं, मैं यहां से कह रहा हूं कि जो हमारे समाज का वोट ले रहे थे, कोई प्रतिनिधि हो, उसको जाकर के गरीब की बात रखनी चाहिए, किसान की बात रखनी चाहिए। और ये जो बदमाश लोग दिल्ली में काबिज हो गए, वो सारा रेलवे बीएसएनएल बेच रहे, इसलिए बेच रहे हैं ताकि आपको नौकरियां नहीं मिले। वो जानते हैं कि अनुसूचित के बाद ठेकेदारी नहीं है, किसी बाजार में चले जाओ दुकान नहीं मिलेगी, मिष्ठान भंडार नहीं मिलेगा। नौकरियां इसलिए खत्म कर रहे हैं ताकि आप बेरोजगार हो जाओ। और अंबेडकर का जो नारा लगा के सड़कों में निकलते हो, उनके बड़ा दर्द हो रहा है। इसलिए आप उत्तर प्रदेश में जाओ, जो आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है, वह दलितों को काटा जा रहा है, वह मुसलमानों को मारा जा रहा है। चाहे गुजरात के अंदर इन्होंने बदमाशों ने 2000 मुसलमान मरवाए और दिल्ली में काबिज हो गए। मुजफ्फरनगर जो यूपी में है, 62 मुसलमान दलित मरवाए, वहां ये यूपी में काबिज हो गए। दिल्ली में इन्होंने दंगा करवाया। जहां जहां इनका राज होता है, वह प्रशासन को साथ लेकर के ये दंगे करवाते हैं। आज हम राजस्थान में इसलिए आराम से बैठे हैं कि बाबा साहब ने संविधान बनाया, लेकिन लागू कांग्रेस ने किया। बाबा साहब संविधान लिखते थे और नेहरू और सरदार पटेल उसको फाइनल करते थे। बाबा साहब को कानून मंत्री बनाया कांग्रेस ने। कांग्रेस हमेशा आजादी की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी रही है। दलित का वोट हमेशा कांग्रेस के साथ रहा है, पर कुछ षड्यंत्रकारी लोग झूठे प्रचार करके आपको खड्डे में डालने का काम करते हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, ए दलित भाइयों, ए किसान भाइयों, मैं किसान शब्द इसलिए ले रहा हूं कि हम सब खेती बाड़ी करते हैं। आज हमारी जो महिलाएं बैठी है, इनको बराबर का दर्जा डॉक्टर अंबेडकर ने दिया। पिता की संपत्ति में बराबर का दर्जा देने का काम किया। इसलिए मैं मेरी मां बहनों से निवेदन करना चाहूंगा कि आपके घर वालों को सब मजदूरी में चले जाते हैं, कोई नौकरी में चले जाते हैं, लेकिन आपको शेरनी की तरह बन करके अपने बच्चों को सही टाइम पर स्कूल भेजने का काम करो, ताकि आने वाले समय में तुम्हारे बच्चे अफसर बन करके और इस देश में शासन करें। इसलिए साथियों, मेरा आपसे निवेदन है, अगर आपने प्रजातंत्र को नहीं समझा, लोग जीने नहीं देंगे। आपके मजबूत आदमी की आलोचना करके चुनाव हरा देते हैं, क्योंकि हम लोग भी उनके साथ लग जाते हैं। बाबा साहब ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि अगर सामान्य सीट से सरपंच लड़ोगे, सामान्य आपको वोट देगा नहीं, और अनुसूचित जाति के वोट और नाराज होकर 200 चले जाएंगे और आपको हार देखनी पड़ेगी। इसलिए हम लोग रिजर्व सीटों से लड़ते हैं, पर रिजर्व सीट में भी अगर आप मजबूत आदमी को नहीं जिताओगे तो ये बाप ने जाके कर क्या लेंगे, ये बता दो मेरे को। आपका व्यक्ति बोलने वाला होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। और वर्तमान में ये जो बदमाश बैठ गए आरएसएस के लोग, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कमजोर कर दिया, इन्होंने मीडिया को कमजोर कर दिया, इन्होंने स्वतंत्रता खत्म कर दी। और कोई भी अगर मुसलमान बोलेगा तो उसको आतंकवादी कहेंगे। सरदार लड़ रहा है वहां सीमा पर, उनको खालिस्तानी कह रहे हैं। दलित लड़ता है, उसको नक्सलवादी कहते हैं। राकेश टिकैत चौधरी लड़ रहा है तो उसको कहते हैं आतंकवादियों से मिला हुआ है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान के अंदर अगर दलितों के लिए कोई पार्टी मजबूत है तो उसका नाम कांग्रेस, जिसको आप 60 साल से वोट दे रहे हो। और उसी कांग्रेस ने भंवरलाल जी को मिनिस्टर बनाया, राजस्थान का नेता तैयार किया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भंवरलाल जी को, जिसको सुजानगढ़ को इतना मजबूत किया, कहीं हॉस्पिटल दी, कहीं स्कूल देने का काम किया। मैं एक और कहना चाहूंगा कि आप एमएलए तो मेरे से कमजोर को भी बना सकते हो, पर नेता रात रात में तैयार नहीं कर सकते। आज मैं समाज के लिए 3-3 बार जेल गया हूं जब हॉस्टल की जमीनें मिली। आप एमएलए किसी को बना सकते हो, लेकिन ध्यान रख लेना, भंवरलाल को बनाने में समय लगता है, 30-30 साल लगते हैं। इसलिए हम पहले पब्लिक की मीटिंग करते हैं, उसमें हम कार्यकर्ताओं का मंथन करते हैं, और उस मंथन में निकलता है नेता,
जो समाज की लड़ाई लड़ेगा, गरीब की लड़ाई लड़ेगा, अपने अधिकार को समझेगा और डॉक्टर संविधान बाबा साहब ने बनाया है उस पे आंच नहीं आने देगा, तो हम समझेंगे कि इस नेता में कोई दम है। इसलिए आज हमारा संविधान खतरे में है। ये आरएसएस के लोग संविधान को चलाने का काम कर रहे हैं, महिलाओं पर अट्रॉसिटी कर रहे हैं, बैंकों के रुपए लूट करके विदेशों में भेज दिया। इन्हीं के लोग, गुजरात के लोग, नीरव मोदी 30,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया। 30,000 करोड़। आपका ये चौकसी 15,000 करोड़ लेके भाग गया। 9,000 करोड़ विजय माल्या लेके भाग गया, जो बीजेपी का सांसद था। 5,000 करोड़ ललित मोदी लेके भाग गया। कहां बातें कर रहे हो? और अगर आपका 9 लाख रुपए भी अगर केसीसी है, 15 दिन पुलिस आ जाएगी और वो लोग इनके हवाई जहाजों में साथ घूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं विदेशों में। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप पढ़ने का काम करो। इसलिए बाबा साहब ने कहा था शिक्षा शेरनी का दूध है, जो इसका पिएगा वो धाड़ेगा। इसलिए उन्होंने कहा था कि आप लोग शेर बनो, और उन्होंने ये भी कहा था शिक्षित बनो। शिक्षित का मतलब पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई तो है, उसमें इंटेलिजेंट पढ़ो, रात दिन पढ़ो, पर समाज को समझो। शिक्षित बनने के बाद संगठित रहो, ये संगठन है। हम अगर एक बात को 1000 आदमी उठाएंगे, सरकार को सुनना पड़ेगा। संगठित रह के संघर्ष करो। अभी किसान बैठा है, वो संगठित है, संघर्ष कर रहा है। हरियाणा और पंजाब में बीजेपी के नेता मीटिंग नहीं कर सकता। 4 दिन पहले पंजाब में एक एमएलए के कपड़े फाड़ दिए। आज आपका खट्टर मुख्यमंत्री हरियाणा में मीटिंग नहीं कर सकता। ऊपर से हेलीकॉप्टर घुमा के कहा कोरोना है, मीटिंग कैंसिल करता हूं, क्योंकि वहां के 400 किसान खत्म हो गए। वो लड़ाई आपकी लड़ रहे हैं। जैसे अंबेडकर साहब अपनी लड़ रहे थे, हम सब घरों में सो रहे थे, वो आंदोलन कर रहे थे। लेकिन हमने बाबा साहब को पहचानने में 70 साल बाद मूर्तियां लग रही है। ये मूर्तियां 40 साल पहले लगनी चाहिए थी। इसलिए मैं कह रहा हूं जो किसान लड़ रहा है, 350-400 किसान ने शहादत दी है, उनकी वहां मूर्तियां लग रही है। और उन्होंने ऐलान कर दिया डू और डाई, जो 1942 में अंग्रेजों के खिलाफ ऐलान था, करो या मरो। उन्होंने कह दिया हम मंत्री को नहीं आने देंगे, हरियाणा में मुख्यमंत्री को नहीं आने देंगे, चाहे दिल्ली के ऊपर तुम लगा दो तार। क्योंकि ये जो फर्जी आदमी बैठा है नरेंद्र मोदी, ये बहुत कमजोर है, पूंजीपतियों की कठपुतली है। चाइना अंदर घुस गया, पूरा शहर बसा लिया। आए दिन हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, इतने पहले कभी नहीं हुए। इसलिए अंदर से कमजोर है और कहता है मैं 56 इंची का सीना है। तो तूने चाइना को क्यों नहीं बताया? आज किसानों के आरएसएस के लोग जाकर लाठीचार्ज कर रहे हैं, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, लेकिन किसान कमजोर नहीं है। इसलिए मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप भंवरलाल जी को शहादत देना चाहते हो, किसानों को मजबूत करना चाहते हो, और ये जो बदमाश है, पहले थे गोरे अंग्रेज, ये है काले अंग्रेज। ये जो मोदी और अमित शाह है, मैं सुबह ही एक महिला का भाषण सुन रहा था, उन्होंने एक बात बहुत तकड़ी कही। उसने कहा था कि सभा में ऐसे जल्लाद बैठे हैं, ऐसे जल्लाद बैठे हैं जो बेऔलाद बैठे हैं। मोदी जी के कोई औलाद नहीं है, उनको क्या पता औलाद क्या होती है, बहन क्या होती है, बेटी क्या होती है। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, पांव खेत में वहां पर अनाज पैदा होता है। नजर दिल्ली और जयपुर कि दिल्ली में राज करने वाले लोग कौन बैठे हैं, वो आपके वोट से गए हैं। ये हमारी गलती हुई कि हमने 25 भेजे, एक भी हमारा नहीं हुआ। अनुजाति के एमपी भी एक नहीं बोल रहे, जो बोलता है उसको वो बाहर निकाल देते हैं। इसलिए साथियों, ये पहली बार हुआ है कि हमें आंदोलन करने का अधिकार डॉक्टर अंबेडकर ने दिया है, लेकिन ये पहला प्रधानमंत्री है जो आरक्षण खत्म कर रहा है, दलितों पर अत्याचार कर रहा है, किसानों पर अत्याचार कर रहा है। और आज 120 ओबीसी के आईएएस चुनावों को बाहर कर दिया कि आप तो क्रिमिनल में आ गए। इसलिए मैं चौधरी से भी निवेदन करना चाहता हूं, बिश्नोई हो, चाहे सुथार हो, चाहे कुमार हो, जितने भी हमारे ओबीसी के लोग हैं, उनको भी सड़कों पे आना पड़ेगा। आज पूरे देश में इन्होंने दंगे करवा दिए हैं। इसलिए किसान भाइयों, दलितों, अंबेडकर के सैनिकों, तुम लोग प्रजातंत्र को मजबूत करना है, संविधान को मजबूत करना है। आप सब मिलकर के आने वाली 17 तारीख को भाई मनोज को वोट देकर रिकॉर्ड वोटों से जिताकर विधानसभा में भेजने का काम करो, ताकि जो तुम्हारे विकास के काम रुके हुए पड़े हैं भाई मनोज करेगा। और मनोज के साथ आपका भाई गोविंद चौहान कंधे से कंधा मिला के आपके साथ में रहेगा।
जहां भी आप परेशानी महसूस करो, मेरे से आके मिलना। हम रात और दिन तैयार हैं, हमारी जवानी संघर्ष में बीती है। मैं समाज के लिए 3 बार जेल गया हूं और आगे भी अगर कहीं पीड़ा आएगी, अभी भी मैंने विधानसभा में ऐलान किया है कि या तो मोदी सुधर जाए और ये जो तड़ी पार है अमित शाह, ये सुधर जाए, अन्यथा दूसरी क्रांति खड़ी होगी और जेलें भी भरनी पड़ेगी, तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, जेल भी जाएंगे, लेकिन इनकी गुंडागर्दी हम लोग खत्म करेंगे। इसलिए किसान भाइयों, ये मेरे बुजुर्गों, ये मेरी मां बहनों, हम सब इस देश के मालिक हैं। अन्नदाता जो है धरती चीर के अनाज पैदा करता है। आज हम किसान संकट में हैं, हमारे अगर 3 काले कानून लागू हो गए, हमारी जमीनें चली जाएगी, हम गुलाम बन जाएंगे। और जो बाबा साहब ने अधिकार देके आप जमीन के खातेदार बने हो, आप अधिकार नहीं रहेगा। इसलिए आज 400 किसान मरे हैं, हम भी कंधे से कंधा मिला के साथ खड़े रहना है, और जरूरत पड़े तो दिल्ली में जाकर उनके साथ धरना देना पड़े तो उसमें भी हम साथ रहेंगे। यदि आप सहमत हो, सब हाथ खड़े करके समर्थन करो कि हम किसानों को काले कानून लेने में, वापस लेने में साथ हैं। किसान एकता जिंदाबाद, जोर से बोलो, किसान एकता जिंदाबाद। आप सोच के बोलो, क्योंकि आप आंदोलनकारी रहे नहीं हो, ये भी सिखाना पड़ेगा। मैं कहूंगा किसान एकता जिंदाबाद, आप कहोगे जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद। मुक्की तान के आंदोलन करना सीखो आप लोग। किसान एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, दलित एकता जिंदाबाद। जय भीम, जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद।